रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है ना। आखिर एक बिजनेस कितना भी अच्छा हो, उसकी सेल्स चाहे लाखों करोड़ों की भी क्यों ना हो, जब तक उन सेल्स के बदले कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा यानी कि कैश नहीं आएगा, तब तक उन सेल्स का कोई मतलब नहीं बनता। अब चलो मान लेते हैं कि एक कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और वो अपने ऑपरेशन से टाइमली कैश भी जनरेट कर रही है, तो अब उसके पास उस कैश को यूज करने के कई तरीके हैं। कंपनी उस कैश से टैक्सेस पे करेगी, कुछ कैश वो वापस अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगी, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए वगैरह वगैरह। और कुछ पैसों से कंपनी नया कैपेक्स भी कर सकती है, मान लो उन्हें कोई नया प्लांट ओपन करना हो। तो कंपनी के ऑपरेशन से जनरेट हुए कैश में से जब हम ये सभी कंपोनेंट्स निकाल देते हैं और फिर वो फाइनली जो कैश कंपनी के पास बच जाता है, उसे फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF कहते हैं। सो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो कंपनी फाइनली अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकती है। FCF किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरी मेट्रिक है। FCF इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। एक कंपनी के फ्री कैश फ्लो को उसकी अर्निंग्स के साथ कंपेयर करके इन्वेस्टर्स ये भी तय कर सकते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर रही है या नहीं। इसलिए आज हम आपको दो ऐसे हाई फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पहले कुछ क्वालिटी फिल्टर्स भी लगाए हैं, जैसे कि मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का FCF 1000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज्यादा और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा। फिर हमने ऐसे दो स्टॉक्स को चुना जो 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे हैं। ध्यान रहे, आज की हमारी लिस्ट में जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको हमने सेकंड कवर किया है। दोनों कंपनीज अपने 52 वीक हाई से कितना % नीचे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 मई 2023 के मार्केट क्लोजिंग के नंबर्स लिए हैं। तो रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कंपनी के साथ। Divi's Laboratories Limited, ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs, इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरर है। कंपनी 95 प्लस कंट्रीज में अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स भी बना के दिए हैं। 1037 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से 28.92% डाउन है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करके दिया है। इनफैक्ट पिछले 10 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस 20% से कंपाउंड हुआ है। जी हाँ, 20% के CAGR रिटर्न्स। हालांकि पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 28% गिर चुका है, लेकिन पिछले 1 मंथ में कंपनी के स्टॉक ने फिर से रिकवरी भी दिखाई है। तो आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं इस शार्प गिरावट के पीछे, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो डिवीज हाई क्वालिटी जेनेरिक्स, कस्टम सिंथेसिस ऑफ APIs और इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर है। आज उनके पास तकरीबन 16,500 लोगों की टीम और इसी के साथ उनके पास डाइवर्स थेराप्यूटिक एरियाज में करीब 160 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। अगर कंपनी के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है जेनेरिक APIs का बिजनेस। जेनेरिक APIs, इसके अंदर कंपनी 30 लार्ज वॉल्यूम जेनेरिक APIs की प्रोडक्शन करती है जो 10 से लेके 1000 टन तक की कैपेसिटी में एनुअल बेसिस पे बनाए जाते हैं। इन्हें 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के अराउंड 10 APIs R&D स्टेजेस में हैं। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है कस्टम सिंथेसिस। इसके अंदर डिवीज ग्लोबल कंपनीज के लिए APIs और इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये प्रोडक्ट्स डाइवर्स थेरेप्यूटिक एरियाज में यूज होते हैं। अब जेनेरिक APIs के बिजनेस और इसमें आखिर फर्क क्या है, आइए जानते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो जेनेरिक APIs उन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं जो ऑफ पेटेंट हो चुकी हैं, यानी कि अब उसका प्रोडक्शन कोई भी फार्मा कंपनी कर सकती है। लेकिन कस्टम सिंथेसिस मेनली इनोवेटर कंपनीज के लिए किया जाता है जिनके पास
पास कुछ पर्टिकुलर समय के लिए उस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स और पेटेंट होते हैं। आमतौर पर इस तरह के बिजनेस में प्राइसिंग पावर ज़्यादा होती है बिकॉज आपके सामने कोई कंपेटिटर नहीं रहता और इसके चलते आपके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दुनिया के 20 में से 12 सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज 10 से भी ज्यादा साल से डिवीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और आखिरी बिजनेस सेगमेंट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। कंपनी विशाखापट्टनम में एक्टिव इंग्रेडिएंट और कैरोटीनॉइड्स के फिनिश फॉर्म का प्रोडक्शन करती है। डिवीज आज ऑलमोस्ट सारे मेजर फूड, डाइटरी सप्लीमेंट एंड फीड मैन्युफैक्चरर्स को कैरोटीनॉइड सप्लाई करती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो डिफरेंट फूड सोर्सेज से डिराइव होते हैं और ये एक इंसान को बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा एडेड हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो वो नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ये हमारे फूड के कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं तो कंपनी के टॉप 5 प्रोडक्ट्स उनके रेवेन्यू में अराउंड 60% जितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और वहीं टॉप 5 कस्टमर्स कंपनी के रेवेन्यू में अराउंड 54% जितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जियोग्राफिकली भी अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज को देखते हैं तो कंपनी के मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी की सेल्स में पिछले कुछ क्वार्टर्स में ना सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक फॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी के मार्जिन्स को भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी एक शार्प फॉल नजर आ रहा है फ्रॉम 44% इन मार्च 2022 टू 24% इन दिसंबर 2022। मैनेजमेंट का ये मानना है कि मार्जिन्स दरअसल में रॉ मटेरियल की प्राइसिंग और एनर्जी कॉस्ट की वजह से प्रेशर में है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कुछ की मटेरियल्स के दाम 30 से 50% तक बढ़े हैं। इनफैक्ट किसी के दाम तो ऑलमोस्ट 100% तक शूट कर गए हैं। इसके अलावा कंपनी को एक दूसरा कंस्ट्रेंट आ रहा है लॉजिस्टिक्स साइड पे। कोविड-19 के चलते जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ था उसके अलावा भी आज ग्लोबल सप्लाई चेन में कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कंटेनर से जुड़े हों, ट्रांसपोर्टेशन से या फिर शिपिंग के लिए पोर्ट से जुड़े हों। अब डिवीज जैसी कंपनीज जिनका 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता हो उनके लिए तो इस तरह के लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स काफी बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। डिवीज लैब्स के लिए एक और मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज 177 थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 152 डेज थे। वर्किंग कैपिटल डेज से ये पता चलता है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगाती है। ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। डिवीज लैब्स की इस लंबी वर्किंग कैपिटल साइकिल की मेन वजह उनके एक्सटेंडेड इन्वेंट्री डेज हो सकते हैं। So basically कंपनी अपने लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स जैसे कि नेप्रोक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और गैबापेंटिन के लिए कैंपेन प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। इसमें कंपनी पूरी कैपेसिटी से प्लांट चलाकर लार्ज क्वांटिटीज में इन प्रोडक्ट्स को बनाती है और उन्हें फ्यूचर के लिए स्टॉक करती है। इस स्ट्रैटेजी से मल्टीपर्पज प्लांट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इस वजह से उन्हें लंबे समय तक इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है और उनके वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाते हैं। चलिए अब डिवीज लेबोरेटरीज के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो डिवीज लैब्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब्स के कंपैरिजन में एक प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, लेकिन उसी समय आप अगर डेट टू इक्विटी देखते हैं तो ग्रैन्यूल्स और लॉरस लैब्स का रेशियो अराउंड 0.4 से 0.41 के करीब है, वहीं डिवीज लैब्स डेट फ्री है। लॉरस लैब्स की सेल्स ग्रोथ तीनों में बेस्ट है, वहीं आरओई के टर्म्स में डिवीज लैब आउट परफॉर्म कर रही है। चलिए अब बात करते हैं आज की सेकंड कंपनी के बारे में, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। क्या आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप की पहली एक रिफाइनरी हुआ करती थी? आदित्य बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने मिलके मैंगलोर में एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी सेटअप की थी, लेकिन फिर 2003 में ONGC ने आदित्य बिरला ग्रुप का स्टेक बाय आउट कर लिया था, जिसके बाद वो अब इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन चुकी है। अपने रिटेल आउटलेट्स और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स के थ्रू एविएशन फ्यूल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग बिजनेस में ऑपरेट करने वाली MRPL के पास 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम यानी कि MMTPA की क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनरिंग कैपेसिटी है।
5,662 करोड़ रुपीस के फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से 49.67% डाउन है। लोकली प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस क्रूड ऑयल पे लगने वाले विंडफॉल टैक्स में आए रिविजन की वजह से पिछले एक महीने में MRPL के स्टॉक ने दलाल स्ट्रीट पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, जहां वो ऑलमोस्ट 14.5% पे अप है। अब आप पूछोगे कि ये विंडफॉल टैक्स क्या है और उसका MRPL से क्या लेना देना। लास्ट ईयर जुलाई में इंडिया ने फर्स्ट टाइम एनर्जी कंपनीज पे विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। विंडफॉल टैक्स का मतलब है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनीज पे गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाला एडिशनल टैक्स। अब जाहिर है कि जब भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे एडिशनल टैक्स लगेगा तो उनका बिजनेस और प्रॉफिट्स तो हिट होंगे ही, और इसलिए जब गवर्नमेंट ने मिड ऑफ लास्ट ईयर रिफाइंड क्रूड प्रोडक्ट्स जैसे कि गैसोलीन, डीजल और एविएशन फ्यूल्स पे विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया, तब उसका सीधा इम्पैक्ट हमें MRPL के प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे देखने को मिला। क्वार्टर 3 में लॉस पोस्ट करने के बाद MRPL के शेयर्स हेविली करेक्ट हुए थे, जिसका रिफ्लेक्शन हम उनके 1 ईयर स्टॉक प्राइस मूवमेंट में देख ही सकते हैं। MRPL ने पिछले एक साल में नेगेटिव 18% रिटर्न्स दिए हैं। इवन लास्ट 5 इयर्स की स्टॉक परफॉर्मेंस भी उनके शेयर होल्डर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग रही है। अब ये तो हुई प्राइस मूवमेंट की बात, आइए MRPL के बिजनेस को थोड़ा और डीप में जानते हैं। MRPL आज कर्नाटका की फ्यूल डिमांड को मीट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ना सिर्फ एज एन ऑयल रिफाइनर बट ऑल्सो एज की रिटेल प्लेयर। जी हाँ, वो अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स को उनके स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क के जरिए सेल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑयल रिफाइनरी एक ऐसा प्लांट होता है जहां क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को गैसोलीन, डीजल फ्यूल ऑयल्स, हीटिंग ऑयल, केरोसिन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा जैसे यूजफुल और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। MRPL ने अपने रिफाइंड फ्यूल्स को HIQ रिटेल ब्रांड के अंडर सेल करना शुरू कर दिया है। जल्द ही MRPL केरला और गोवा में भी अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करने वाली है। साथ ही कंपनी अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बिटुमेन, फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल, जाइलॉल, नैप्था, पेट कोक, सल्फर एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स भी सेल पे ऑफर करती है। प्लस शेल के साथ जॉइंट वेंचर के बाद MRPL अब अपने इंडियन एयरपोर्ट्स में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की सेल में भी एंटर कर रही है। और लास्टली अपने मैंगपोल ब्रांड के जरिए MRPL पॉलीप्रोपिलीन नाम के पेट्रोकेमिकल की सेल में भी इन्वॉल्व है। 17.14 मिलियन मेट्रिक टन के साथ MRPL ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपना हाईएस्ट एवर प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन अचीव किया है। साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 31 रिटेल आउटलेट्स ऐड किए हैं, जिसके बाद उनका टोटल रिटेल स्टोर काउंट 63 हो जाता है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जरूर हमें ये सुपर हाई विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंप्रेस हुए थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स विंडफॉल टैक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी से फरवरी 2023 के बीच विंडफॉल टैक्स 1900 रुपीज पर टन था, जो नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच वोपिंग 10,200 रुपीज पर टन था। और इसलिए आप इसका इम्पैक्ट क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स में देख सकते हैं। इस क्वार्टर में हमें MRPL के रेवेन्यूज में स्लाइट डी ग्रोथ देखने को जरूर मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मार्जिन्स मेनली बिकॉज लोअर विंडफॉल टैक्स से कंपेयर टू क्वार्टर 3, जिसके कारण MRPL ने पिछले 3 सालों में अपने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए। MRPL का अगर बैलेंस शीट पे डेट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने काफी डी लेवरेज किया है, लेकिन उनका डेट लेवल अभी भी अपने प्री पैंडेमिक लेवल से काफी हाई है। और 1.72 के डेट टू इक्विटी रेशियो और 0.99 के करंट रेशियो के चलते आपको उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन ऑब्लिगेशंस को मीट करने में कितनी सक्षम है, और ये आइडियली 1.5 से ऊपर होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी भी प्रोमोटर एंटिटीज में ONGC और HPCL जैसे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ONGC और HPCL का ओवरऑल MRPL में 88.58% स्टेक है। पिछले 2 क्वार्टर्स में उन्होंने भी अपना स्टेक पब्लिक को सेल किया है। दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 10% प्लस हो गई है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों की ही होल्डिंग रिड्यूस हुई है। एक और बात, जनवरी 2023 में ही एक खबर आई थी कि ONGC ने MRPL को HPCL के साथ मर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है।
एमआरपीएल को एक बड़ा लोकेशन एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो मैंगलोर पोर्ट के नज़दीक हैं। इससे की रॉ मटेरियल्स जैसे कि क्रूड और एक्सपोर्ट्स के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स को लॉजिस्टिकली हैंडल करना ना सिर्फ उनके लिए आसान हो जाता है मगर ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन पीएसयू कंट्रोल्ड कंपनी होने के साथ साथ एक कमोडिटी बिजनेस में होना रेगुलेशंस और इनहेरेंट साइक्लिकलिटी के साथ आता है। एमआरपीएल का बिजनेस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट ड्यूटी और फॉरेन एक्सचेंज रेट से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है और इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कभी स्टेबल नहीं रहते। चलिए अब एमआरपीएल के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। एमआरपीएल जो 4.2 के पीई रेशियो पे ट्रेड हो रहा है वो आईओसीएल से काफी कम वैल्यूएशन पे है, लेकिन सीपीसीएल का 1.2 टाइम्स का पीई तीनों कंपनीज में लोएस्ट है। इनफैक्ट सीपीसीएल का डेट टू इक्विटी रेशियो भी एमआरपीएल और आईओसीएल से कम है। लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी और 5 साल के अक्रॉस सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सीपीसीएल बाकी दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में आगे है। इंटरेस्टिंगली तीनों कंपनीज ने ही पिछले 1 साल में ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल के पीरियड में अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थे ऐसे दो हाई एफसीएफ स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स हैं या फिर आपकी नज़र में कोई हाई फ्री कैश फ्लो स्टॉक है? कमेंट्स में नाम बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.